जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं विजुअल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के। और क्लास तो आपको पता है 2-3 दिन होली रहती है भाई, अपनी तो वही होली वाली ड्रेस और वही सारा कुछ भाई। तो दोबारा से फिर मेरी तरफ से भाई आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं और भगवान करे कि आप अगली होली पर जो भी आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करो। जो भी आपने सोचा वो भगवान पूरा करे। कुछ नहीं सोच रखा होगा काश मेरी शादी हो जाए तो भाई वो अगली होली जोड़े से पूजें, और जो जोड़े से हैं उनको मैं बोलूँ भाई भगवान करे वो अपने एक नन्हे मुन्ने के साथ अगली होली की पूजा करे भाई। चलिए, जो भी सोच रखा भगवान आपकी सारी मेरी तरफ से ढेरों 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 शुभकामनाएं, और इतनी खुशी मिले आप लोगों को कि आपके जो इस होली से पहले जो गम मिले आप लोगों को सारे धूमिल हो जाएं, ना केवल धूमिल हो जाए बिल्कुल बल्कि समाप्त हो जाए। तो अभी बात करते हैं आज की भाई उज्ज्वल परिवार की तरफ से क्लास की। तो पहला ही क्वेश्चन आपका, देश की नदियां चर्चा में है भाई। देश की नदियां चर्चा में क्यों है? क्योंकि नदियों का कायाकल्प किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है देश की नदियां जब नदियां हैं, नदियां भारत की अगर मैं कहूँ तो लाइफ लाइन भी कह सकते हैं। बहुत से क्षेत्र को क्या करती है, सिंचित करती हैं। बहुत से जगहों पर हमारे लिए कार्बन सिंक का भी काम करती हैं। जैव जो विविधता है उसको भी बनाए रखती हैं। नदियों का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा जैसी जो नदियां पवित्र नदियां हैं वो हमारे लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी पूजनीय है। गंगा, यमुना, सरस्वती। तो नदियों को लेकर के जो चर्चा है उसके ऊपर भी एक बार चर्चा करनी चाहिए। तो पहला ही क्वेश्चन आज का दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो नदियां चर्चा में क्यों है? नदियां चर्चा में क्यों है? पहला क्वेश्चन है, नदियां चर्चा में है क्यों? क्योंकि अभी नदियों को लेकर के अभी हाल ही में क्या हुआ, नदियों को लेकर के अभी हाल ही में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कायाकल्प का। तो कितनी नदियों का कायाकल्प यानी कि बदलाव करने का, ये कहीं नदियों को अच्छा करने का। तो 13 प्रमुख नदियों को कायाकल्प, 13 प्रमुख नदी कितनी भाई? 13 प्रमुख जो नदी हैं, प्रमुख जो नदियां हैं, इन नदियों को अगर हम बात करें 13 प्रमुख नदियों का कायाकल्प करना, क्या करना? कायाकल्प करना या इनको अच्छा करने के लिए एक योजना आई है। योजना लाई गई है किसके द्वारा भाई? भारत सरकार द्वारा या केंद्र द्वारा। भारत सरकार के द्वारा किसके द्वारा योजना लाई गई है? भारत सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई जो कि बहुत ही शानदार आपकी। तो कब इसको भी? 14 मार्च को। अब क्वेश्चन यहां पूछा जाता है आप लोगों को, 14 मार्च को योजना आई है आपकी। यहाँ पर क्वेश्चन ये कि इस योजना का नाम क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है, इस योजना को किस नाम से जानेंगे? जिस योजना के तहत हमें 14 जो नदियां उन नदियों का क्या करेंगे? कायाकल्प करेंगे भाई। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं कौन सा मंत्रालय करेगा? तो वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय। वन, पर्यावरण और जलवायु, जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाएगा? इनका कायाकल्प किया जाएगा। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है? ओके, कौन कौन सी 13 जो नदियां हैं आपकी, ये देखिए जो इसमें शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं हिमालय की नदियां। हिमालय नदियां यानी कि जो हिमालय के आसपास से या हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो उसमें कौन कौन सी नदियां आपकी हो जाएंगी? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपकी जो झेलम है भाई, आपकी झेलम है, कौमा, उसके बाद आपका चिनाब है, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, रावी, व्यास, सतलुज, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र भाई। सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र भाई। गंगा की बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पहले ही नमामि गंगा योजना जो चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो लाया गया था, जो योजना लाई गई थी उसमें पहले ही काम हो रहा है। अब इसमें 13 नदियां जो आपकी झेलम नदी विशेषता कह सकते हो, चिनाब नदी है आपकी, रावी नदी है, व्यास नदी है, सतलुज नदी, सतुदरी कह सकते हो, यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी की सारी। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो ये कहां से निकलती है? तो ये नेपाल भारत की सीमा रेखा के साथ साथ ये तिब्बती क्षेत्र से निकलती है और समानांतर बहती है। साथ ही आपकी कहां से? अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। कहां से भाई? आपकी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। नामचा पर्वत से टकरा कर, नामचा बरवा जो पर्वत है, बरवा पर्वत से टकरा करके ये आपकी कहां पर आती है? भारत के अंदर प्रवेश करती है। झेलम की इनमें से 5 नदियां क्या बनाती है? आपका पंचनद भी बनाती है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है पंचनद में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई? पुराना नाम पूछ ले, विदिशा है जे आपका। साथ ही हम बात करेंगे विदिशा, पुरुषनी,
विपाशा व्यास है आपका, विपाशा है, रावी आपका पुरुषनी है, वितिष्ठा, झेलम, ये सारी की सारी जो नदियां आपकी, इनका यहाँ पर बड़ा मैटर है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, अगर दक्कन या प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं ये कौन कौन सी? प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो नर्मदा, गोदावरी, आपकी नर्मदा, साथ में भाई गोदावरी, गोदावरी भी है, महानदी कृष्णा और कावेरी, महानदी है आपकी, कृष्णा है, कृष्णा और कावेरी, ये इन 13 जो नदी हैं, इन 13 नदियों का क्या किया जाएगा? कायाकल्प किया जाएगा। इनके आसपास, इसमें मुख्य तौर पे क्या होगा? नदियों के किनारे भाई, नदियों के किनारे क्या किया जाएगा? वन स्थापित किए जाएंगे, वन स्थापित किए जाएंगे, यानी कि नेचुरल लगे और अपने आप भी जो नदियां आपकी क्या हो? साफ हो। अगर पास में वन होंगे तो नेचुरल के हिसाब से भी नदियों का पानी जो है वो क्या रहेगा? साफ रहेगा। तो ये भी इसका मुख्य रहने वाला है। लगभग कितने प्रतिशत को कवर करती हैं? तो ये भारत के 13 की 13 जो नदियां हैं 57.45 जो प्रतिशत एरिया है इतना ये कवर करती है। कितना कवर करती है? आपकी 57.45% एरिया को क्या करती हैं? ये कवर करती हैं। ध्यान रखेंगे भाई, कितना एरिया कवर करती हैं? आपकी 57.45 जो है ये आपका कवर करती हैं। ये भी आप लोग निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होगा भाई? सतत प्रबंध, नदियों और उसके परिदृश्य का सतत प्रबंध, जैव विविधता संरक्षण। दूसरा क्या होगा इसके अंदर? आपका जैव जो विविधता संरक्षण भाई, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी बहाली, पारिस्थितिकी जो स्थिति है, स्थिति की बहाली होगी भाई, ये भी आपका रहेगा। आजीविका में सुधार, सफाई आजीविका में सुधार भी रहेगा और ज्ञान प्रबंधन, ये सारी की सारी चीज यहाँ पर रहने वाली है। कौन सी कंपनी करेगी? तो ये देखेंगे ICFRE ने कायाकल्प के लिए चुनी है। इस कंपनी ने कितनी, आपसे पूछे क्या? आपका भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, अनुसंधान और जो शिक्षा परिषद है, शिक्षा परिषद, इसने इसका चुनाव किया कितना का? 13 का। 13 जो आपकी नदियां हैं, चुनाव पूछे तो ICFRE के द्वारा चुनाव किया गया है। इस परियोजना में जो लागत है वो कितनी आने वाली है भाई आपका? तो यह है 19,342। लागत की बात करें, लागत 19,342 पॉइंट आपका 62 करोड़ रुपए लागत आने वाली है। ये भी ध्यान रखेंगे, 19,342.62 करोड़ लागत आएगी और पूरे होने में कितना समय लगेगा? 5 वर्ष का जो समय है यहाँ पर पूरे होने में लगने वाला है। नदियों के किनारे जंगल जुंगल, और ये जंगल कार्बन सिंक का काम करेंगे। तो नदियों के किनारे वन स्थापित हो गए, किसका काम करेंगे? कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है? कि जो कार्बन को क्या करे? कार्बन को खुद पे, जो कार्बन हम छोड़ते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को वन क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। तो इसलिए इसको कार्बन सिंक के तौर पर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई। ICP जो आपकी है, ICFRE के द्वारा जो रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट DPR के अनुसार इन रिपेयन वनों में 10 वर्षों के बाद 10 DPR इनके द्वारा, DPR ने रिपोर्ट सौंपी है भाई। DPR के अनुसार जो वन बनेंगे, जो वन यहाँ पर स्थापित होंगे, ये 10 वर्षों के बाद क्या करेंगे? 10 वर्षों के बाद एक रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला? 10 वर्षों के बाद आपका 50.21 टन, मिलियन टन CO2 को अलग करने की क्षमता करते हैं। मिलियन टन CO2 को अलग करने की क्षमता 50.21 मिलियन टन, बहुत बड़ा हो जाता है आंकड़ा भाई आपका। तो जो वन हम यहाँ पर स्थापित करेंगे, और साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि 20 वर्षों के बाद इसका ये बढ़कर के आपका 74 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं वन क्षेत्र जो बढ़ेगा आपका, नदियों के किनारे वन लगाने पर जो क्षेत्र बढ़ जाएगा आपका, तो 74 कितना भाई? वन क्षेत्र जो बढ़ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7417 वर्ग जो किलोमीटर है, ये वन क्षेत्र भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं नदियों की, हमने बात करी। देखिए नदियों की अगर हम बात करते हैं तो नदी ही लाइफ लाइन है। जो इससे पहले भी जो हमें सभ्यताएं मिली है, सिविलाइजेशन जो हमारे को मिली, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है, मिस्र की है, हांगो घाटी की सभ्यताएं, सारी की सारी किसी न किसी नदी के किनारे, क्योंकि पानी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और इनका कायाकल्प करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज हम जो काम कर रहे हैं इनके साथ वो ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो कि आने वाली हमारी जनरेशन के लिए, अगर हमने हमारी जनरेशन को कुछ अच्छा देना तो ये करना ही पड़ेगा। और ये आपका
ICFRE ने 13 नदियों को चुना है, जो DPR रिपोर्ट के तहत 10 वर्षों में 50 और 20 वर्षों में क्या बढ़कर के 6 टन हो जाएगा, मिलियन टन आपका CO2 को अलग करने की क्षमता रहेगी। जो आपकी हिमालय से निकलने वाली झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, यमुना, ये है सारी की सारी आपकी पंच नदी की अगर हम बात करते हैं, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ये आपका क्या है प्रायद्वीपीय नदियां। पंच नदी की बात करते हैं तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां आपकी क्या बनाती है, पंचनद बनाती है। ठीक है भाई, चलिए मैं इसको एक बार क्लोज कर रहा हूँ, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। भारत की सबसे जो लंबी नदी के तौर पर किसको जाना जाता है, तो गंगा को जाना जाता है। भारत की सबसे पवित्र नदी की जो बात करें तो कौन सी आपकी गंगा। गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थल कौन सा माना जाता है, इलाहाबाद को जाना जाता है। इलाहाबाद ही आपका क्या भाई, प्रयागराज के नाम से उसको जाना जाता है। इलाहाबाद आजकल किसके नाम से जाना जा रहा है, प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। तीनों नदियों का संगम स्थल अगर पूछे गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, तो आपकी यमुना नदी है। सर यमुना नदी का विलय कहां पर होता है, तो आपका प्रयागराज के अंदर यमुना नदी। यमुना नदी कहां से निकलती है, आपकी यमुनोत्री से निकलती है। ये भारत में अगर मैं बात करूं तो जो दिल्ली शहर आपका किस नदी के किनारे बसा, तो यमुना नदी के किनारे आपका दिल्ली शहर बसा है। यही पर अगर हम बात करें तो भारत हरियाणा को दिल्ली से अलग करने के लिए करने वाले यूपी और दिल्ली को अलग कौन सी नदी करती है, हम कह सकते हैं हरियाणा, तो यूपी को अलग करने वाली कौन सी आपकी यमुना नदी ही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बताने को बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों के बीच में आ जाएंगी। अब ये हाल ही में डिजिटल वाटर बैंक लॉन्च किया, किसके द्वारा भाई, डिजिटल, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा भी दिया है। डिजिटल वाटर, फिर दोबारा मेरे सामने आ गया भाई, वाटर बैंक, वाटर डाटा बैंक लॉन्च हुआ है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। शानदार क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा फास्ट हुआ क्योंकि मुझे लग रहा है करवा दिया मैंने, ध्यान नहीं आ रहा है। कर्नाटक में, कर्नाटक ने क्या किया है, डिजिटल वाटर, जो डिजिटल आपका वाटर डाटा बैंक यहाँ पर क्या किया इसने लॉन्च किया, ध्यान रखेंगे। किसने किया, 14 मार्च को किया। कब किया भैया, आपका 14 मार्च को किया है। किसने किया है, IT मंत्री है CN अशोक नारायण ने। किसने भाई, IT जो मंत्री है आपके, IT मंत्री कौन आपके, ये है आपके CN अशोक नारायण द्वारा क्या है, ये कहाँ के हैं, कर्नाटक के मंत्री है भाई। ठीक है, अशोक द्वारा भारत का पहला वाटर एक्वेरियम लॉन्च किया गया, डाटा बैंक एक्वेरियम। इसका नाम, डाटा बैंक की बात करें तो क्या लॉन्च किया, एक्वेरियम लॉन्च किया है, ये आपको मालूम। डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च हुआ है। डिजिटल वाटर डाटा बैंक से प्राप्त जल डाटा की सूची है, ये क्या है, तो ये जल के जो डाटा है, जल डाटा का क्या भाई सूची है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या आपकी जल डाटा की सूची है, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई। पानी के विभिन्न गुणों के विश्लेषण है, यानी कि पानी को लेकर के जो जानकारी है, पूरी जानकारी सूची के अंदर आपको मिल जाएगी। ये भी आपका इसमें जल प्रदूषण से निपटने में मदद करेगा, कह सकते हैं। जो देखिए, जल ही जीवन है, पहला क्वेश्चन आपका नदी को लेकर के। दूसरा डाटा बैंक, यानी कि डिजिटल डाटा बैंक यहाँ पर इसने इकट्ठा कर लिया। इससे ये पता लगेगा कहाँ का पानी खराब है, कहाँ का पानी अच्छा है, कहाँ पर पानी है नहीं, कहाँ पर पानी पहुँचाना है, कहाँ पर इसकी आपूर्ति करनी है, कौन से पानी को हम किस प्रकार से प्यूरिफाई करके इसका यूज कर सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी आपकी इस डाटा बैंक के द्वारा दे दी जाएगी, सीधी सी बात नहीं है। और इस बैंक को भारत का पहला एक्वेरियम, भारत का पहला नाम क्या रख दिया इसका भाई, एक्वेरियम भारत का पहला जल डाटा बैंक होगा भाई, ये ध्यान रखेंगे। एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स की पहल किसकी है आपकी, एक्वा जो क्राफ्ट है इसने बनाया, एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स की ये पहल है। किसकी पहल है, एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स की ये पहल है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक कंपनी है जो सभी को क्या करती है, पेयजल व्यवस्थित करती है। यहाँ पर भारत में क्या अभी जो जल का जो इसको साथ में हम इसको जल को उद्योग बनाना भाई, उद्योग कैसे, यानी कि जो पीने वाला जो पानी हम दे रहे हैं वो अव्यवस्थित तरीके से, यानी कि कोई कुछ कर रहा है, यानी कि जो बोतलों में जो पानी आ रहा है कोई किस तरीके से बेच रहा है, कोई किस, यानी कोई व्यवस्थित ढंग नहीं है। इसके तहत कर्नाटक में जो पानी रहेगा उसको एक व्यवस्थित ढंग से उसको उद्योग बनाया जाएगा, कह सकते हैं उसको बेचा जाएगा। और इसका इरादा क्या है भाई, 10 लाख युवाओं को, एक्वेरियम का जो उद्देश्य 10 लाख लोगों को स्वच्छ भूजल विज्ञान, डाटा विज्ञान में प्रशिक्षित करना। इसमें क्या किया जाएगा, 10 लाख लोगों को, 10 लाख लोग जो हैं, 10 लाख जो युवा हैं उनको प्रशिक्षित करने का एक्वेरियम जो है आपका इसमें उद्देश्य रखा गया है। अनोखा स्पेशल फ्रेंचाइजिंग मॉडल भी, ये भी भारत के लिए $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर व्यवस्था बनने के लिए जल सुरक्षा हासिल करना महत्वपूर्ण है। ठीक है,
चलिए भाई, यहाँ पर हम बात करें तो जल के जल के बारे में जानकारी लेने के लिए जल को एक उद्योग के रूप में, जल को एक हम कह सकते हैं जो पानी है उस पानी की पूरी जानकारी एक डिजिटल डाटा एक्वेरियम, जो आपकी एक्वेरियम डाटा बैंक क्या है, किसने किया है ये आपका, तो इसका मतलब बनाया किसने, एक्वाक्राफ्ट जो वेंचर्स है इसने इस डाटा बैंक को बनवाया। ठीक है भाई। और उद्घाटन 14 मार्च को CN अश्वनाथ नारायणन द्वारा कर्नाटक के जो आपके IT मंत्री उन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 भैया आज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेने वाला अभी आप लोगों का। चलिए चर्चा में भी आपका MH17 क्रैश चर्चा में ये क्या है, MH17 क्रैश चर्चा में है, यह क्या है। देखिए MH17 क्रैश चर्चा में है तो ये क्या है, आप लोग अगर थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं तो सीधी सी बात हो, MH17 क्रैश का आपका एक विमान था जो क्या कर रहा था, आपका विमान था ये क्रैश हुआ। क्या हुआ, विमान था ये, कह सकते हैं वायुयान है, वायुयान कह सकते हैं, विमान कह सकते हो, जो भी आप समझे, हवाई जहाज कह सकते हो, विमान था भाई, विमान था ये क्या कर रहा था, सवारियां लेकर के जा रहा था अपना, क्या कर रहा था, सवारी विमान था, सवारियां लेकर के जा रहा था। और ये कब भाई आपका 2014 में 17 जुलाई 2014 को ये विमान कब भाई आपका 17 जुलाई 2014 को यह विमान क्या हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान क्या हुआ, विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और इस विमान के अंदर कितने लोग बैठे थे, 298 यात्रियों सहित 298 यात्री विमान था आपका, ये यात्री विमान कह सकते हो आप इसको, यात्री विमान था, यात्रियों सहित 298 यात्रियों सहित क्या हुआ भाई आपका, ये 298 यात्रियों सहित ये क्रैश हो गया। और 298 यात्री प्लस जो इसका स्टाफ था, पायलट स्टाफ था, वो पूरा का पूरा जमींदोज हो गया, खत्म हो गया, मतलब एक्सपायर हो गए। अब ये मुद्दा चर्चा नहीं क्यों, आपके दिमाग में आना चाहिए। अब ये जो विमान था इसके लिए आपको है ना पीछे फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। देखिए 2014 में क्या था, ये जो विमान था आपका, ये ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड, पहले तो ये कि यूक्रेन मलेशियाई एयरलाइंस का विमान था। किसका था भाई ये, मलेशियाई एयरलाइंस का विमान था। ठीक है, ओके। इसका क्या हुआ भाई आपका, ये कहां पर, तो उड़ान पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्टिक क्षेत्र में, तो कहां पर ये क्रैश हुआ था, तो यूक्रेन के डोनेट्स्क जो क्षेत्र है, जिसको अभी डोनेट्स्क जो क्षेत्र था, जिसको अभी डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग राज्य देश बना दिया है, रूस नहीं, वो अलग बात। उस समय ये यूक्रेन के अधीन था। अगर मैं बात करूं 25 दिन पहले भी, तो डोनेट्स्क जो था आपका, ये भी अभी भी यूक्रेन के अधीन था। तो जब ये वार चल रहा था उस समय, ये अभी वार चल रहा था, उस वार के दौरान इसको क्या कर दिया, अलग देश बना दिया, देश की घोषणा कर दी। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ, एक मिसाइल आई और इस विमान से क्या हुआ, विमान को टकरा गई या विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या हो गया, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिसाइल लगने से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ ऐसे नहीं हुआ, मिसाइल लगी। अब यहां पर आरोप लगा इस विमान के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो कि नाटो सहयोगी प्रमुख है, साथ में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के जो लोग थे इसके अंदर शामिल थे। तो ऑस्ट्रेलिया के कितने थे, 38 ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर 38 ऑस्ट्रेलिया, साथ ही नीदरलैंड, मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के 43 थे, और इसके अंदर डच जो थे 96 डच नागरिक थे, यानी कि नीदरलैंड कह सकते हो आप, 96 डच नागरिक मारे गए थे। अब विमान पर बात उठी, देखो एक बार समझेंगे आप इसको कि MH17 जो है मलेशिया का यात्री विमान था, और ये डोनेस्टिक जो क्षेत्र था यूक्रेन का 2013 में, आज से पहले 14 में सॉरी, ये उड़ रहा था। और वहां पर एक मिसाइल आई और यूं करके इससे टकरा गई और वहां पर ये क्रैश हो गया, चालक दल के सहित साथ में 298 लोग इसके अंदर मारे गए। क्षेत्र यूक्रेन का था। इल्जाम किस पर लगाया गया, रूस पर इसका इल्जाम लगा था। मिसाइल किसकी थी,
बताया गया मिसाइल जो है किसकी थी भाई, रूस की थी, ऐसा बोला गया। ठीक है, रूस ने इस बात को क्या किया, नकारा, नहीं ये मेरी मिसाइल नहीं थी। आपको पता है 2014 में क्रीमिया, जो क्रीमिया था, क्रीमिया पर जो कब्जा किया किसने, रूस ने। क्रीमिया भी कभी किसका होता था, यूक्रेन का होता था। यूक्रेन पूरी दुनिया में फेमस हो चुका भाई। ठीक है, यूक्रेन और रूस तो था ही फेमस। अब क्या है, अब वो बात सिद्ध कर दी गई है कि वो मिसाइल जो थी किसकी थी, रूस की थी। तो जो ऑस्ट्रेलिया और जो ऑस्ट्रेलिया के 38 नागरिक मारे गए थे, मलेशिया के 43 और डच 196, अब ये इसके ऊपर केस करने वाले हैं। किसके ऊपर केस करने वाले हैं, रसिया के ऊपर केस करने वाले हैं। इसलिए ये विमान आपका चर्चा में है, समझ गए भाई। 2014 में विमान दुर्घटना में 2020 में जांचकर्ताओं ने ये निकाला था। कब निष्कर्ष दिया था, तो 2020 में ये बोला था, जांचकर्ता जो हुई थी, जांच टीम ने ये बोला था कि जो जहाज था, सॉरी मिसाइल थी किसकी थी, रूस की ही थी। और रूस ने इस बात को क्या कर दिया, नकार दिया भाई। अब अंतरराष्ट्रीय कानून होगा भाई आपका, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 84 के तहत ICAO अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो कन्वेंशन है आपका इसके 84 अनुच्छेद के तहत इस पर कार्रवाई होगी। किस पर भाई, रूस पर कार्रवाई होगी। चलिए, ये आपका चर्चा में क्यों है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। 7 साल पहले जो विमान क्रैश हुआ था, उस क्रैश विमान की जिम्मेवारी किसके ऊपर डाल दी गई है, तो रूस के ऊपर डाल दी गई है। उस समय भी आपको पता था, रूस ने 2013 में हमला किया था, क्रीमिया को अपने अंडर मिलाया था। उस समय भी पुतिन साहब ही राष्ट्रपति थे और वर्तमान में भी पुतिन ही है, जो कि आज 22वां दिन चल रहा है युद्ध का। आपका होली का दिन है, आपको पता है, होली भी जा चुकी है आपकी। तो आज भी क्या हो रहा है, वहां पर युद्ध हो रहा है, जो कि मानवता के लिए ठीक नहीं है, किसी भी प्रकार से मानवता के लिए ठीक नहीं है। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता दोस्तों, लेकिन लड़ने वाले ना केवल खूनी, सबके पास गलत काम का, हर गलत काम करने वाले के पास कोई ना कोई रीजन होता है। तो रूस के पास अपना रीजन है, यूक्रेन के पास अपना रीजन है, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हमने MH17 क्रैश की बात करी, तो सीधा सा पूछेगा किस एयरलाइंस का था, तो मलेशिया एयरलाइंस का था। कहां पर उड़ रहा था, डोनेस्टिक जो क्षेत्र था आपका, यूक्रेन का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर ये उड़ रहा था। मिसाइल किसकी मानी जाती है, मिसाइल रशिया की, कहा जाता है कि रशिया की मिसाइल है। और अब उसके ऊपर केस चलेगा, तो केस कहां पर चलेगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। एक्ट जो आपका AIOC जो एक्ट है, एक्ट 84 के तहत केस चलेगा। केस कहां पर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां मेरे मित्रों, तो नीदरलैंड के अंदर है, हैंग नीदरलैंड के अंदर है, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है, वहां पर न्यायालय है, वहां पर इसका केस चलेगा। ठीक है, और क्या होगा वो तो समय बताएगा, या फिर आप लोग देखेंगे आने वाले समय में कि हो क्या रहा है। चलिए, अभी हाल ही में बात करेंगे। अगला एक जिनेवा कन्वेंशन चर्चा में, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या भी, जिनेवा कन्वेंशन चर्चा में है, दिशा निर्देश चर्चा में है। यह क्या है, देखिए सीधी सी बात करें, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे। युद्ध का दौर चल रहा, अभी आपको पता है वर्ल्ड वार 3 के मुहाने पर हम खड़े हैं, यहाँ पर वर्ल्ड वार 3 होने वाला है। तो आपको मालूम है कि युद्ध को लेकर के जो नियम बनाए जाए कि किस प्रकार से हमने भाई हॉस्पिटल के ऊपर हमला नहीं करने देना है। अगर 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा है, कोई बात नहीं, युद्ध करिए, लड़ाई करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप पब्लिक को नहीं मारेंगे, आप हॉस्पिटल पर हमला नहीं करेंगे, आप बच्चों को नहीं मारेंगे, आप ऐसे एरिया पर जहां पर जो लोग रह रहे हैं उस एरिया पर हमले नहीं करेंगे। आप हमले करिए कहां पर, आप परमाणु बम से हमला नहीं करेंगे, आप किससे, आप क्लस्टर बम से हमला नहीं करेंगे, आप किससे हमला नहीं करेंगे, आप वैक्यूम बम नहीं डालेंगे, ठीक है, एथेनॉल जो हथियार है उनका यूज नहीं करेंगे आप। तो ये सारी की सारी चीजें जो दिशा निर्देश होते हैं वो कहा, जिनेवा कन्वेंशन, यानी कि युद्ध के समय, युद्ध के दौरान जो नियम है, युद्ध के सीज फायर के बाद झगड़ा नहीं करेंगे, युद्ध के दौरान नियम जो बनाए जाते हैं, तो कहां पर, जिनेवा कन्वेंशन, नियम कहां पर है, यहीं पर आपके जिनेवा कन्वेंशन में बनाए जाते हैं। कह सकते हैं लड़ाकू व्यवहार के मानदंडों की रूपरेखा तैयार करता है। क्या करता है ये, लड़ाकू, अगर हिंदी में बात करें तो लड़ाकू जो व्यवहार है, लड़ाकू व्यवहार यानी कि लड़ते समय भी व्यवहार होना चाहिए। लड़ाकू व्यवहार के मानदंडों का निर्धारण करता है, जो दंड है मानदंडों का निर्धारण करता है। इनका भी मानना, देखिए मनुष्य के वैचारिक मतभेद होते हैं, और वैचारिक मतभेद से ही आपका क्या होता है, एक दूसरे में और ज्यादा वो जब बढ़ जाते हैं तो फिर वो युद्ध का
क्या ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं। वैचारिक मतभेद आपका किसका रूप ले लेते हैं, तो युद्ध का रूप ले लेते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जेनेवा कन्वेंशन प्रभावित व्यक्तियों की यानी कि मानवीय व्यवहार के लिए नैतिक, कानूनी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को करता है, ठीक है भाई। इसका संबंध किससे किससे है, तीन चीजें कह सकते हैं। देखिए 4 संधियां और 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल का समूह है जेनेवा कन्वेंशन। आपका क्या है, 4 संधियां, 4 संधियां और 3 आपके क्या हैं, अतिरिक्त प्रोटोकॉल। 3 प्रोटोकॉल, प्रोटो जो काल है उनका समूह, जो जेनेवा कन्वेंशन है उनका समूह। यानी कि इसके अंदर 4 संधियां करी गई। ये ऐसा नहीं होगा युद्ध के दौरान, और 3 नियम अलग से रखे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर जो नागरिक युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार पर केंद्रित है, किस पर आपके वो जो युद्ध बंदी, POW, प्रिजन ऑफ वार, नागरिकों और युद्ध बंदियों के व्यवहार पर केंद्रित है। ये किस पर केंद्रित है, युद्ध बंदी और नागरिकों के व्यवहार पर केंद्रित है। किस किस पर केंद्रित है, तो ये आपके सामने है, ठीक है। ओके, जेनेवा कन्वेंशन को सभी सदस्य राज्यों से कितने लोगों ने, कितने देशों ने, तो 196 देशों ने अनुमोदित किया था भाई, अनुमोदित किया था, यानी कि इन्होंने माना था, ठीक है। उदाहरण के लिए बात करें, तीसरा प्रोटोकॉल 79 देशों द्वारा, जो तीसरा प्रोटोकॉल है, तीसरा प्रोटोकॉल 79 देशों द्वारा समर्थित था, अनुसमर्थित था। इसके अलावा 2019 में रूस ने प्रोटोकॉल 1 के अनुच्छेद नंबर पर अपनी घोषणा ली थी। तो डीप क्वेश्चन बन जाएगा, रूस ने 2019 में प्रोटोकॉल 1 पर अपनी घोषणा अनुच्छेद 90 के तहत जो था, अनुच्छेद एक्ट जो अनुच्छेद 90 के तहत जो घोषणा थी उसे वापस लिया था, ठीक है। अब देखेंगे इनको भाई, आप लोग देखिए, घायल बीमार सैनिकों की रक्षा की जाती है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। इसमें पूरी की पूरी बातें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। चलिए, और 2022 में अभी चर्चा में क्यों आपका 2022 रूस जो यूक्रेन वार है, एक बार फिर जेनेवा सम्मेलन विशेष रूप से चौथे सम्मेलन की तरफ जा रहा है। चौथा जो सम्मेलन हो रहा है उसकी तरफ आपका ये बढ़ रहा है। तो जेनेवा कन्वेंशन की अगर हम बात करते हैं तो युद्ध में आपके किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, किस प्रकार से बंदियों के साथ किया जाए, कि उनकी सुरक्षता को लेकर के जो नागरिक जो घायल हो चुके हैं सैनिक उनको दिखाना है, वो सारी की सारी प्रोटोकॉल्स की बातें यहाँ पर की जा रही हैं। उनको हॉस्पिटलाइजेशन कैसे कराना है, वो सारी बातें यहाँ पर आपकी होती है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अभी हाल ही में कब चर्चा में आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्या चर्चा में भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा चर्चा में आपका, यूअल्पिन चर्चा है, किस संबंध से एक विशिष्ट पहचान संख्या। देखिए हाल ही में खबरों में रहा आपका, क्या चर्चा में भी आपका चर्चा में है, क्या है आपका ULPIN, यूअल्पिन जो चर्चा में है, ये चर्चा में रहा भाई आपका। तो इसका संबंध है किससे है, इसका क्षेत्र की बात कर रहा है, क्षेत्र क्या है, नंबर 1 है भूमि संसाधन, किससे संबंधित है, भूमि संसाधन से है। यानी कि अब भूमि को जिस प्रकार से व्यक्ति का एक आधार नंबर अलॉट किया गया, उसी प्रकार से अब भूमि का एक नंबर अलॉट किया जाएगा। ये आपका हो जाएगा जो आपका लैंड नंबर के नाम से जाना जाएगा। यानी कि अब एक इंच जो आपकी है उसके बारे में, यानी कि भूमि से संबंधित भूमि की सभी जानकारी इस नंबर पर होंगी। भूमि से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी आपको इस नंबर के ऊपर। इसको यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका, यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक नंबर होगा आपका, आपके आधार नंबर की तरह है। इसमें भूमि के बारे में जानकारी होगी। भूमि संसाधन विभाग के डिजिटल एरिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत, तो कार्यक्रम क्या हो जाएगा आपका, भूमि संसाधन विभाग के द्वारा, भूमि संसाधन जो विभाग है उस विभाग के द्वारा इसको आधुनिकीकरण के रूप में इसको किया गया है। राज्य के प्रत्येक जो पार्सल के लिए भूमि आधार रूप में देखा जाता है, ध्यान रखेंगे। राज्य का उद्देश्य क्या, मिशन वसुंधरा के तहत भूमि रिकॉर्ड रखना। किस राज्य ने इसको लागू किया ये ध्यान रखेंगे, तो असम ने भाई, असम ने। और किसके तहत कर रहा है ये, मिशन वसुंधरा के तहत भूमि रिकॉर्ड डाटाबेस तैयार करना, भूमि रिकॉर्ड
रिकॉर्ड डाटाबेस तैयार करना, मिशन वसुंधरा। क्या आपका भाई मिशन वसुंधरा, मिशन वसुंधरा के तहत। अब सीधी सी बात है, ULTIN का जो सीधा सा संबंध है आपका, तो भूमि को लेकर के है, एक नंबर जारी कर दिया जाएगा, 14 नंबरों का होगा आपका। ये कितने नंबरों का होगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपका। तो इसके तहत कितने अंकों का नंबर होने वाला है आपका, ये जो नंबर होने वाला है 14 अंकों का एक नंबर होने वाला है। आपको आधार कार्ड की तर्ज पर लैंड नंबर होगा आपका। असम राज्य ने इसको लागू कर दिया, भूमि रिकॉर्ड रखा जाएगा मिशन वसुंधरा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मिशन वसुंधरा से आप लोग क्या समझते हैं, ये जरूर एक बार देख लेंगे। भाई मेरे पास थोड़ा सा समय की इजाजत नहीं है इतने की मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूँ। तो चर्चा में आपका ये नंबर भी रहा है। तो जो लैंड नंबर है, यूनिक लैंड नंबर, वो कहाँ पर लागू किया गया, तो असम। असम अकॉर्ड अगर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे जब हम असम की बात करते हैं तो असम अकॉर्ड की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी, तो ध्यान रखेंगे राजीव गांधी के समय में असम अकॉर्ड की स्थापना की गई थी। किसके काल में भाई, तो यहाँ पर ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है। यहाँ पर अभी भूमि का था, अब यहाँ पर एक पुराना क्वेश्चन, असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड का मतलब क्या था, देखिए अपने जो लोग हैं, अकॉर्ड की बात करें, यानी कि जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो बांग्लादेश से बहुत से लोग विस्थापित जो लोग कहाँ थे, विस्थापित लोग कहाँ आ गए, असम में। और राजीव गांधी ने क्या किया था भाई, राजीव जो गांधी थे इन्होंने इसकी असम अकॉर्ड की स्थापना करी थी। ध्यान रखेंगे, यानी कि जो असम के जो संस्कृति को बताने के लिए, असम के जो लोग हैं उनको केवल उन्हीं की पहचान करने के लिए असम अकॉर्ड की स्थापना की थी। कौन लोग वास्तव में असम के रहने वाले हैं, जब इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था 1971 में, जब आपका पूर्वी पाकिस्तान बना था, क्या बांग्लादेश, उसके बाद की ये सारी बातें हैं। तो ध्यान रखेंगे। असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर है, ये भी आप लोगों को पता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं असम की फेमस है भाई, ध्यान रखना इन सब चीजों का। बहुत बार आप लोगों के बीच में रिपीटेशन में क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 से भी है, अभी हाल ही में जो आपका चर्चा में रहा है, जलवायु कार्य योजना। क्या चर्चा में है आपका, जलवायु कार्य योजना। जलवायु कार्य योजना भारत के किस शहर में, क्वेश्चन नंबर 6 भाई, भारत के किस शहर में, भारत के किस शहर ने जलवायु, भारत के किस शहर ने जलवायु, भारत के किस शहर ने जलवायु कार्य योजना जारी की, जलवायु कार्य योजना जारी किया। तो ध्यान रखिए, देखिए भारत के जलवायु कार्य योजना की बात करें तो भारत का पहला शहर है, पहला शहर है ऐसा करने वाला। तो किसने भाई, आपका मुंबई, मुंबई ने किया है, ठीक है। किसने किया है, मुंबई ने किया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उद्देश्य भाई आपका जलवायु परिवर्तन जो है, परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना, ठीक है। मुंबई की बात करें तो जो मुंबई है आपका भाई, इसने ऐसा लागू किया है यहाँ पर जलवायु कार्य योजना। तो MCAP ने, किसने किया, MCAP द्वारा यह लागू किया गया, MCAP द्वारा लागू किया गया जलवायु परिवर्तन। और कितने साल का, 30 वर्ष का रोड मैप तैयार किया गया, 30 वर्ष का, यानी कि 30 वर्ष तक आपका किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन होगा, किस प्रकार से उसको मैनेज किया जाएगा, वो रोड मैप आपका तैयार किया 30 वर्ष तक, कह सकते हैं, ठीक है। वर्थ नगर मुंबई, BMC ने, विश्व संसाधन संस्थान, किसके सहयोग से, सीधी सी बात करें तो किसके सहयोग से ये रोड मैप तैयार किया गया है, तो BMC भी आपका, BMC कह सकते हैं, बरहन मुंबई नगर निगम, बरहन मुंबई नगर निगम, प्लस में साथ में और कौन अभी इसके, तो विश्व संसाधन संस्थान, विश्व संसाधन संस्थान WRI, और कौन साथ में, भारत और C40 शहरों के नेटवर्क, भारत सरकार में, प्लस में आपका C40 शहरों के नेटवर्क, C40 जो शहर हैं इनके नेटवर्क को से तकनीकी सहयोग के द्वारा, तकनीकी जो सहयोग के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। ग्रीन हाउस गैस शून्य उत्सर्जन 2050 के लिए इन्होंने मुंबई में क्या रखा भाई, मुंबई के अंदर जो है आपका क्या 2050 में शून्य, मुंबई में इन्होंने टारगेट रखा 2050 में ग्रीन हाउस गैस की शून्य उत्सर्जन
ग्रीन हाउस जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस के शून्य उत्सर्जन, कार्बन जो शून्य उत्सर्जन वो कितना आपका 205 के लिए शुद्ध शून्य लक्ष्य के लिए काम कर रहा है आपका, ठीक है। ओके, और इस प्रकार ये आपका देश का पहला शहर है जिसने जलवायु परिवर्तन को लेकर के रोड मैप जारी किया। अब बात करते हैं मुंबई आपका, तो भई आपकी महाराष्ट्र की क्या है, कैपिटल है, ठीक है। साथ ही बात करें मुंबई, पहले क्या था आपका बम्बई, बम्बई नाम से भारत के अंदर क्या था, एक स्टेट भी था, राज्य था भाई, राज्य। इसके दो टुकड़े हुए, पहला क्या बना महाराष्ट्र भाई, महाराष्ट्र, और दूसरा गुजरात भाई, गुजरात। भाषा क्या था, जो मराठी लोग थे, मराठियों के लिए क्या महाराष्ट्र, गुजराती जो लोग हैं गुजरातियों के लिए क्या बन गया आपका, गुजरात बन गया, ठीक है। किस द्वीप पर स्थित है, सालसेट, सालसेट द्वीप पर स्थित है भाई आपका, ठीक है। फिल्म सिटी भी आपकी क्या है, यही है। भारत की वाणिज्य राजधानी, वाणिज्य जो राजधानी है यही है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी आप लोग देखेंगे भाई, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं इसके हम, फिल्म सिटी हो गया आपका, सेबी का हेडक्वार्टर है, सेबी जो है आपका, ये भी कहाँ पर हेडक्वार्टर है, ये भी आपका यहीं पर, और पहली बार सेबी की महिला अध्यक्ष बनी है, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं जो मुंबई है आपकी, इस मुंबई की अगर हम बात करें तो पहले अंग्रेजों के अधीन 19 कब आपकी ये 61 में, 1661 में ये अंग्रेजों के अधीन आई थी, 1661 में कह सकते हैं अंग्रेजों के अधीन आई थी। और उसी के साथ 1668 में शायद ये आपकी किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है EIC के अधीन कब आई थी, तो 1668 में। इसको किसने, पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था, पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था, किसको, अंग्रेजों को भी, अंग्रेजों को दहेज में दिया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम मुंबई की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है आपका ये भी यहीं पर है, यानी कि शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं, शेयर मार्केट आपकी यहीं है। नेशनल स्टॉक जो एक्सचेंज है ये भी आपका यहीं पर है, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें बम्बई वाणिज्य राजधानी के तौर पर आपकी बम्बई जानी जाती है। बम्बई के बारे में जितना जानेंगे उतना ही आपका कम है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका चर्चा में है, एक बार मैं इसको रख कर रहा हूँ, उसके बाद भाई हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका, अभी हाल ही में मेन हीट चर्चा में ये क्या है, मेन हीट चर्चा में है, यह क्या है, ठीक है। ओके, लो युग का पत्थर है भाई, कह सकते क्या है आपका, लोह युग का पत्थर है, ठीक है। किस राज्य में खोजा गया, तेलंगाना भाई, तेलंगाना में मिला है आपका ये। और एक विशाल सफेद पत्थर है क्या आपका ये, कि विशाल सफेद पत्थर है, किस प्रकार का पत्थर आपका ये, विशाल सफेद पत्थर है, ध्यान रखेंगे। पुरातत्व जो विद है उन्हें मेन एक मर्त व्यक्ति की याद में लो युग के पत्थर है, देखिए ये कहां पर मिला अभी, तेलंगाना में महबूबाबाद जिले के, महबूबाबाद जो जिला है आपका, इस डिस्ट्रिक्ट में एलारीगुडेम में सड़क के किनारे, सड़क के किनारे मिला है, सड़क के किनारे मिला है या खोजा गया, किनारे के किनारे खोजा गया भाई, ध्यान रखिए। साथ में है क्या भाई, पुरातत्वविद क्या बोले, मैन हिट जो है आपका एक मर्त व्यक्ति की याद में रखे गए लोह युग के पत्थर हैं, एक मर्त व्यक्ति की याद में रखे गए पत्थर हैं, रखे गए पत्थर है, यानी कि उन्होंने क्या बोला कि मर्त व्यक्ति की याद में पत्थर, सफेद पत्थर है आपका, तेलंगाना के अंदर मिला, महबूबाबाद जिले के अंदर मिला। तत्ववादियों ने इसको क्या किया, खोज के, उनका मानना है कि बड़ी बड़ी जैसे जो शिला वहां पर रख देते थे, तो पत्थर युग की अगर हम बात करें तो लगभग 3500 वर्ष पुराना पत्थर, 3500 वर्ष पुराना पत्थर इसको बोला गया, पत्थर इसी को लोह युग के नाम से जाना गया। शानदार क्वेश्चन था आपका ये भी, जो कि आगे चल करके आपको 2022 में पूछ लेगा कोई, किस तरीके से आपको
तो बीच में ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप ये भी, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में किस राज्य में, क्वेश्चन नंबर 1 भाई, किस राज्य ने खेल महाकुंभ का प्रारंभ किया है? किस राज्य ने खेल महाकुंभ प्रारंभ किया है? ठीक है भाई, किस राज्य ने? तो इसका जो आंसर खेल महाकुंभ 2022 गुजरात ने भाई किया है, ठीक है। खेलों की तरफ ध्यान दिया गुजरात ने किया भाई। जिस प्रकार से हरियाणा ने खेलों की तरफ ध्यान दिया, और देश की आज अगर मैं बात करूं 50% से ज्यादा जो मेडल ओलंपिक के अंदर आते हैं तो कहां से आते हैं? वो हरियाणा से ही आते हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका, गुजरात में 2022 जो खेल महाकुंभ है, जो कुंभ है, इसका आयोजन किया कौन से नंबर का है? 11वें नंबर का। कौन से नंबर का है? 11वें नंबर का भाई। कहां पर? अहमदाबाद के अंदर है। अहमदाबाद के अंदर है। कहां पर? सरदार जो पटेल स्टेडियम में, सरदार जो पटेल स्टेडियम है, स्टेडियम में इसका आयोजन किया। इसका उद्घाटन किसने? मोदी ने किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरदार पटेल जो स्टेडियम है इसमें शुरू कब किया गया था? 2010 में खेल महाकुंभ आपका शुरू किया गया था। कब भाई? 2010 में जो ये खेल जो महाकुंभ है, खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार ने इसे आरंभ किया था। तो कब आरंभ किया था? ये भी क्वेश्चन आपके सामने भाई। इसके अंदर क्या हो रहा है? अभी 2010 में पहले खेल के अंदर कितने? तो पहले 2010 में 16 खेल शामिल थे भाई। इसमें पारंपरिक खेल भी शामिल है और आधुनिक खेल भी शामिल है। 2019 में जो खेल महाकुंभ था, 2019 में 16 खेलों से बढ़कर के कितने हो गए? 36 खेल भाई इसके अंदर शामिल किए गए। 36 खेल हैं, साथ में 26 पैरा स्पोर्ट्स, 26 आपके पैरा जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स शामिल किए गए। 26 पैरा स्पोर्ट्स इसके अंदर शामिल किए गए। दूसरी बात, इस खेल के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, कोई आयु सीमा नहीं है इसमें भाग लेने के लिए। जो 9 वर्ष का कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 9 वर्ष का कोई भी 9 वर्ष का बाद कोई भी पोर्टल पर पोर्टल पर क्या कर रहा है? पोर्टल पर जो क्या ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकता है खेलो महाकुंभ के अंदर। अहमदाबाद जो आपका गुजरात के अंदर है, इस पर आयोजित किया गया है, ठीक है। 1 महीने में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। पारंपरिक और आधुनिक खेल जैसे खो खो, कबड्डी, योगासन, आपका मलखम, सारे के सारे खेल यहाँ पर शामिल है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और गुजरात सरकार ने साथ ही में बात करूँ, देखिए यहाँ पर अगर हम खेलों की बात अगर करते हैं, ध्यान रखेंगे, तो साथ में इसने अभी खेल नीति में पूछ लेगा किस राज्य ने खेल नीति में अपनी खेल नीति जारी करी है, तो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। खेल नीति की अगर हम जिक्र करते हैं, देखिए खेल नीति 2022 से लेकर के 2027 तक खेल नीति इसने अपनी जारी करी है। खेल नीति सब हरियाणा के तर्ज पर चल रहे हैं। जो लोग मेडल लेके आएंगे, खिलाड़ियों को, खेलों को सम्मानित करने के लिए गुजरात ने ही खेल नीति लागू करी है। गुजरात द्वारा ही खेल नीति को क्या किया गया है? लागू किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। खेल परिदृश्य में बदलना कह सकते हैं, तो राज्य को विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा, उद्देश्य क्या रहेगा इसका भी? उद्देश्य की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हैं, किस राज्य ने खेल नीति लागू करी है? तो आपका गुजरात के द्वारा की गई। उद्देश्य क्या भी? विश्व स्तर पर, विश्व जो स्तर है, इस स्तर पर खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, बुनियादी जो ढांचा है उस ढांचे में क्या करना? सुधार करना, ये भी इसका शानदार आंसर रहने वाला है, ठीक है भाई। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिए इसका भी। चलिए थोड़ी सी गुजरात की बात कर लेते हैं। स्थापना की अगर बात करें, गठन अगर गुजरात तो 1960 में भाई। कब? 1960 में 1 मई 1960 को गठन हुआ है। गांधीनगर राजधानी है, गांधीनगर कह सकते हैं, नगर राजधानी है। सबसे बड़ा शहर भी अगर कहें तो यही है भाई। साथ में अगर इसके हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक शहर है लोथल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। लोथल की अगर बात करें तो विश्व की सबसे बड़ा सूखी गोदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो शहर है अहमदाबाद है, सॉरी गांधीनगर राजधानी है। अहमदाबाद है सबसे बड़ा शहर, कहाँ का है? गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, ये भी ध्यान रखेंगे। दुनिया की पहली सूखी गोदी लोथल, और इसी को क्या किया जा रहा है अभी? रिनोवेट किया जा रहा है, यानी कि दोबारा से इस बंदरगाह को, बंदरगाह अभी आपका ये बंदरगाह कब का? हड़प्पा सभ्यता के समय का है।
हड़प्पा सभ्यता के समय का बंदरगाह कौन सा? लोथल है। और सबसे ज्यादा स्थल भी यहीं पर पाई जाती है। देखिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सिंधु घाटी से तो 23 स्थल यहाँ पर मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। इनमें लोथल है, इसको पत्नीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और इसे बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है। दोबारा से विकसित किया जा रहा है, विकसित कह सकते हैं बंदरगाह के रूप में भी, बंदरगाह के रूप में। और विश्व की सबसे बड़ी सूखी गोदी कह सकते हैं, दुनिया की पहली सूखी गोदी, दुनिया की पहली जो सूखी गोदी के नाम से भी इसको जानते हैं। सूखी जो गोदी है, गोदी भी किसको कहा जाता है आपका? तो लोथल को कहा जाता है। धोलावीरा 5वीं सबसे बड़ी साइट है। एक और स्थल है यहाँ पर धोलावीरा, धोलावीरा जो है वीरा 5वीं, धोलावीरा 5वीं जो आपकी क्या है? 5वीं बड़ी साइट है। 5वीं बड़ी साइट में कौन सी आपकी? धोलावीरा। राज्यसभा यहाँ पर हम बात करते हैं 5वीं साइट की, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं पॉलिटी की बात करें तो देखिए सीएम साहब भूपेंद्र पटेल हैं। विधानसभा सीट, विधानसभा जो सीट है 182 है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो 26 है, कितनी है? 26 है। राज्यसभा की अगर बात करें तो 11 है। भूपेंद्र पटेल साहब के इसके सीएम हैं। ये भी आचार्य देवव्रत क्या है? आचार्य देवव्रत इसके राज्यपाल हैं। चलिए दोस्तों, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था आपका, बहुत ही यहाँ पर पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आपका बहुत बेहतरीन सा है, ये भी करवा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका आज का भाई। तो ये भी शानदार क्वेश्चन है आपका। तो रोजा अभी हाल ही में किसने भाई? आपका अभी हाल ही में गूगल द्वारा, किसके द्वारा? गूगल के द्वारा चर्चा में रहा आपका रोजा बोन हेयर, चर्चा में रहा है। रोजा बोन हेयर चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्या है? चर्चा में है, यह क्या है? बोन हेयर चर्चा में है, तो इसकी बात करते हैं। देखिए 16 मार्च को गूगल ने, ये फ्रांसीसी चित्रकार है। सबसे पहले तो बात करें ये क्या आपके फ्रांसीसी चित्रकार हैं, चित्रकार हैं भाई, ठीक है। अब चर्चा में क्यों? तो 16 मार्च को भाई, 16 मार्च को किसने भाई? गूगल ने इनके जन्मदिन मनाने के लिए एक डूडल बनाया। 16 मार्च को इनका 200वां जन्मदिन था। 200वां जन्मदिन मनाने के लिए क्या किया? एक डूडल लॉन्च किया है, डूडल लॉन्च किया है। ध्यान रखें, इनके नाम पर एक नेट के लिए इन्होंने डूडल लॉन्च किया। सफल कैरियर ने कला की, इन्होंने किसको? कला को मुख्य रूप से क्या किया था? एक कहीं तो उन लोगों के बीच में लेकर के आए थे, ठीक है। एक पशु चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में प्रतिष्ठित थे। क्या थे भाई? एक पशु चित्रकार थे आपके, चित्रकार व मूर्तिकार थे आपके कौन? रोजा बोन हेयर, ठीक है। 1840 के दशक में इन्होंने बोन हेयर की प्रतिष्ठा, 1840 में ये फेमस हुए। फेमस की अगर हम बात करें तो कब हुए? 1840 में पशु चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में फेमस हुए। 41 से 53 तक इन्होंने बहुत काम किया भाई, ठीक है। अपनी पेंटिंग द हॉर्स फेयर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1853 की इनकी पेंटिंग थी, 1853 की पेंटिंग थी इनकी, बहुत शानदार। देखिए ये रोज जो बोन हेयर हैं, ये चर्चा फ्रांसीसी चित्रकार थे। फ्रांसीस की बात करें 16 मार्च को गूगल ने इनके नाम पर एक डूडल लॉन्च किया है। 200वां जन्मदिन था इनका। एक चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, पशु चित्रकार और मूर्तिकार विशेष तौर पे थे। 1840 में इन्होंने फेमस हुए। 1853 में इन्होंने एक चित्र, इनकी पेंटिंग थी द हॉर्स फेयर, द आपका हॉर्स फेयर बहुत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंची थी। और घोड़े के बाजार को दर्शाया गया था। इसमें क्या था? द हॉर्स फेयर, घोड़े का जो बाजार था, घोड़े का बाजार था इसके अंदर। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस थी भैया। कब फेमस थी? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस थी। ये पेंटिंग न्यूयॉर्क में आर्ट में प्रदर्शित है। अभी फिलहाल कहाँ? न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में। अभी वर्तमान में कहाँ पर है? मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में है अभी फिलहाल। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क के अंदर है। फ्रांसीसी महारानी के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से दिया गया था। महारानी यूजनी ने द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इन्हें पुरस्कार मिला। पुरस्कार जो सबसे बड़ा पुरस्कार फ्रांस का भाई कब? 1865 में द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किसने? महारानी द्वारा।
चलिए दोस्तों, देखिए भाई, त्योहार था आपका, त्योहार के ऊपर भी हमने यहाँ पर आपको, कल होली थी, आज दुल्हन है, फिर भी हमने किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती। उज्ज्वल परिवार की तरफ से हमने दोनों दिन का जो करंट था आप लोगों के बीच में, एज पर पॉसिबल जितना हमसे हो सकता था हमने यहाँ पर लाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अच्छे से आज आपका जो दुल्हन है उसको अच्छे से मनाएंगे। जिस प्रकार से मैं रंगों में भरा खड़ा हूँ, इसी तरीके से भगवान करे आप भी रंगों में रंगे रहें, और जीवन के अंदर भी आपके इसी प्रकार से रंग रहें, खुशियाँ रहें इस त्यौहार के उपलक्ष्य में। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सिर्फ लास्ट एक विनती रहती है मेरी हमेशा ही, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस एजुकेशन का जो लेवल देखने वाले लोग हैं, जो संख्या से माप लेते हैं, आकलन कर लेते हैं, उन्हें ये लगे कि हाँ यहाँ भी कुछ हो रहा है। और आपके शेयर से सबसे बड़ी बात ये है, चलो उनकी छोड़ो, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, मैं उस रोग का शिकार नहीं हूँ जो कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो आप बस अपना फर्ज पूरा कीजिए, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट, फिर मिलेंगे।